Assalamualaikum. Bismillah. Now let's start with the next chapter, that is chapter 11, the normal electrocardiogram. Again one very important chapter. ठीक है, important chapter. अब इसमें आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए. सही है. ईसीजी मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ और इसको क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल के साथ कैसे रिलेट करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यहाँ से लेके आपके पास जो है क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक हो गया. उसके बाद यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सारा जो है आपने अच्छी तरह कर लेना है. सही हो गया. आपके पास क्या क्या आपको पता होना चाहिए, आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए, आपके पास सेगमेंट्स का पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आपके पास हार्ट रेट की कैलकुलेशन, हार्ट रेट आप कैसे निकालते हो वो आपको मैं वीडियो बता चुकी हूँ. 300 डिवाइडेड बाय n उसका फार्मूला होता है, वो आपको आना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं ईसीजी पे SCQ आ जाता है और ईसीजी आपके पास ऑस्ट्री में भी आती है. आपके पास आ जाता है सेगमेंट्स वगैरह आपको दिए होते हैं ऐसे करके और आपको पूछा होता है कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा इंटरवल है, कौन सी वेव है और इसका टाइम क्या है. टाइम जितने टाइम के लिए वो सेगमेंट या इंटरवल या वेव होती है वो टाइम याद करना है. ठीक है. उस सेगमेंट इंटरवल वेव के वक्त आपकी कार्डियक साइकिल में कौन सा इवेंट हो रहा होता है वो आपने याद करना है. आपने हार्ट रेट कैलकुलेट करना याद करना है. सही हो गया. और SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर देना है. ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सारा कर देना है. ठीक है. उसके बाद आपके पास यहाँ से जो शुरू होता है इसको आपने बस रीड कर लेना है एक दफ़ा. ठीक हो गया. और इसको आपने समझ लेना है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास पैराग्राफ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इधर दिया होगा और आपके पास क्या कहते हैं कुछ 2-4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं. ठीक है. उनको अंडरलाइन कर लेना है. अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स हैं ये आपका प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. आपको थ्योरी के लिहाज से इसको इतना डिटेल में प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास शॉर्ट बुक्स होंगी फिर दोस्त. ठीक है. आपने यहाँ से गाइडेंस है, आप बस एक दफ़ा इधर से लेके जो एंड तक है यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लो लीड्स वगैरह सारा. और उसके बाद अगर आपने याद करना है तो आप शॉर्ट बुक्स में जो छोटा सा लिखा हुआ है वो याद कर लो. ठीक है. बहुत रेयर आता है कि इसका थ्योरी में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आप प्रैक्टिकल में करोगे और प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत डिटेल में इसको नहीं करना, बस जो छोटा मोटा है वही आपने कर लेना है. इधर जो SCQ और ऑस्पी के लिहाज से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ. एक इथनोवियन ट्राइंगल है, आपको पता होना चाहिए इथनोवियन ट्राइंगल क्या है, उसकी डेफिनेशन. ठीक है. और इथनोवियन लॉ जो है ये आपके पास इथनोवियन लॉ दिया हुआ है. इथनोवियन ट्राइंगल एंड इथनोवियन लॉ ये थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. ये आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए. ठीक हो गया. और जो लीड्स वगैरह ये आपने बस छोटी सी कर लेनी है अपनी शॉर्ट बुक से. यहाँ से आप बेशक लीड्स वगैरह ना करो, डिटेल में ज़रूरी नहीं है. ठीक हो गया. अब आपके पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया. इसमें बस ECG इंपॉर्टेंट है, इथनोवियन ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, इथनोवियन लॉ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप आ जाते हो जो आपके पास लीड्स हैं वो आपके पास प्रैक्टिकल लिहाज से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चैप्टर, ये जो चैप्टर है, अच्छा ये इस चैप्टर पे आपने टाइम नहीं वेस्ट करना. चैप्टर 12 जो है इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना. इसमें सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको मार्क करवा दूँगी. बाकी जो है ये आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. ये चैप्टर ना आपकी थ्योरी में आएगा. ठीक है. थ्योरी में इससे कोई सवाल नहीं होता, ना ही आपसे इसके बारे में. ऑस्पी में ज़्यादा इससे सवाल होते हैं. 2-4 टॉपिक हैं जो ऑस्पी में आते हैं वो आपको बता दूँगी. ठीक है. और क्या कहते हैं ये जब तक आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर को नहीं देखोगे, ठीक है, आपसे ये चैप्टर नहीं होगा. और ये प्रैक्टिकली आपसे होना भी नहीं है क्योंकि ये आपके लेवल का चैप्टर नहीं है. अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही शौक़ है पढ़ने का तो बेशक पढ़ो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. वैसे आपके लेवल का है नहीं, इसमें आता नहीं है. बस ये जो चीज़ें मैं 2-4 बता रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. ये आपके पास जो नॉर्मल हार्ट में आपके पास वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कितनी होती है मीन QRS वेक्टर की 59 डिग्रीज़, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. प्लस 59 डिग्रीज़. उसके बाद आप आ जाते हो हाँ
ये जो आपके पास दिया हुआ है मीन इलेक्ट्रिकल एक्सेस ऑफ द वेंट्रिकुलर QRS एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, बता चुकी हूँ +59 है, ठीक है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो इधर लिखी हुई है, वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडीशन दैट कॉज एक्सेस डेविएशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है कि कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है और वो आपका +59 से एक्सेस किस तरफ लेके चली जाती है, ठीक है। ये आपके पास हेडिंग्स दी हुई हैं और उसके आगे डिटेल दी हुई है, ये आपने बस ये जो है ये पढ़ लेना है गौर से, ठीक है। अब आपके पास क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक हो गया। प्रोलॉन्ग्ड एंड बिजार पैटर्न्स ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स के जो आपके पैटर्न बिजार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एरिथमियाज में और बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो होती हैं उनमें, उनकी आपको कॉजेज़ पता होनी चाहिए बस, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी और डायलेशन प्रोलॉन्ग्स द QRS कॉम्प्लेक्स, परकिंजी सिस्टम ब्लॉक प्रोलॉन्ग्स द QRS कॉम्प्लेक्स, कंडीशन दैट कॉज बिजार QRS कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको आगे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इधर, ये आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। करंट ऑफ इंजरी, इसकी सिर्फ आपके पास डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, करंट ऑफ इंजरी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये वाला जो आपके पास सवाल है ये आपके पास पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और ये आपके पास आ जाता है ऑस्पी में भी। डेफिनेशन करंट ऑफ इंजरी की आपको पास पता होना चाहिए, और कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आपके पास करंट ऑफ इंजरी होता है, एबनॉर्मेलिटीज़ दैट कॉज करंट ऑफ इंजरी और डेफिनेशन ऑफ करंट ऑफ इंजरी, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया। ये दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पास ये आपने नहीं करना कि इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ इंजरी ऑन QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक दफ़ा बस रीड कर लेना है, अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन है वो अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी लीड्स वगैरह हैं इस तरह की चीज़ें ये आपने नहीं करनी है, आपके लेवल की नहीं है, ठीक हो गया। अब आपके पास जे पॉइंट की आपके पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। ये जो जे पॉइंट है ये आपने इधर से एक दफ़ा याद कर लेना कि जे पॉइंट होता क्या है, सही हो गया। ये आपके पास जो पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास जे पॉइंट का बताया हुआ है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। ये जो आपके पास जो दो हैं आपके पास फिगर्स, ये आपने याद करना है। यहाँ पे आपके पास जे पॉइंट है, ये आपके पास ऑस्पी में आ जाता है, इसको इसी तरह देते हैं और ये हाइड कर देते हैं कि ये क्या है बोला, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जे पॉइंट है, ठीक है। और जे पॉइंट की आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पैराग्राफ है यूज़ ऑफ जे पॉइंट इन प्लॉटिंग एक्सेंस ऑफ इंजरी पोटेंशियल, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना, इसमें आपके पास जे पॉइंट की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया, इसमें से कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो आपके पास करंट इंजरी इन एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास एबनॉर्मेलिटीज़ इन टी वेव, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह करना है कि एबनॉर्मेलिटीज़ इन टी वेव, ये जो चैप्टर है आप बेशक इधर से एक दफ़ा रीड कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से आपने एक दफ़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मार्क कराई हैं वो आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, और जो जिन पे मैंने टिक वगैरह लगाए हुए हैं उसके अलावा आप जो है जो इसको याद करोगे, इसकी जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो आप बेशक फिरदौस से कर लो, जो आपकी शॉर्ट बुक है, ये वाला चैप्टर आप फिरदौस से करो, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, इससे इतने सवाल नहीं आते, ठीक है। जो चीज़ें मार्क करवाई हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही आपने करनी है। लीड्स और सजेस्ट कि आप ये चैप्टर फिरदौस से करो, गाइडन पे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के लिहाज से, ठीक है। अब आपके पास ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 13 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके सवाल। चैप्टर नंबर 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। अब आपके पास ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की जो कॉजेज़ हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। अब ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आपके पास ग्राफ पे कैसे ECG पे आता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये साइनस ट्रैकीकार्डिया की ECG है और ये साइनस ब्रेडिकार्डिया की ECG है, ठीक हो गया। ये आपके पास ऑस्पी में दे देते हैं और आपको बताना होता है कि किस चीज़ की ECG है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइनस एरिथमिया एज रिकॉर्डेड बाय कार्डियो टैकोमीटर, साइनस एरिथमिया इम्पोर्टेंट है,
सही हो गया। एक फिजियोलॉजिकल साइनस रिदमिया होता है, आपको पता होना चाहिए। रिस्पिरेटरी टाइप ऑफ साइनस रिदमिया या फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ साइनस रिदमिया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, और वेगल इनहिबिशन हो जाती है, उसको आप कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइनस रिदमिया। एवी क्या कहते हैं, साइनोएट्रियल ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, बल्कि पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ठीक है। एवी ब्लॉक आपके पास 3 तरह के होते हैं, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। एवी ब्लॉक्स की कॉजेज़ क्या होती हैं वो आपको आनी चाहिए। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में आपके पास क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है, जिसमें आपके पास PR इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। सिग्नल इज़ डिलेड बट स्टिल मेक्स इट टू द वेंट्रिकल, मतलब आपका सिग्नल डिले हो जाता है AV नोड से, मगर फिर भी वेंट्रिकल्स तक चला जाता है। सेकंड डिग्री में आपके पास क्या होता है, सेकंड डिग्री की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। उसके बाद थर्ड डिग्री जो है, थर्ड में आपके पास कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ब्लॉक के जो है आपको तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। इधर आपके पास एक और चीज़ थी, हाँ, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकुलर एस्केप। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम जो है, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। आपसे ऑस्पी में पूछ लेते हैं, आपके पास वाइवा में पूछ लेते हैं, आपके पास SQ में अक्सर आ जाता है स्ट्रोक एडम सिंड्रोम का मतलब क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, इसकी आपके पास डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस है क्या। सही हो गया। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की आपके पास कॉजेज़ आपको बस पॉइंट्स में याद होनी चाहिए, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। कंपेंसेटरी पॉज जो है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक हो गया। द इंटरवल बिटवीन अ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन एंड द नेक्स्ट सक्सीडिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इज स्लाइटली प्रोलॉन्ग्ड विच इज़ कॉल्ड अ कंपेंसेटरी पॉज। बर्स्ट डेफिसिट, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सही हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, ये जो है AV नोडल और AV बंडल जो है प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, ये ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का ही पता हो तो ये काफ़ी है। वेक्टर एनालिसिस ऑफ द रीजन ऑफ एक्ट्रोपिक प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इतनी डिटेल में आपके पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं करना, बस आपको कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन और उसका मतलब पता हो कि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है क्या, ये काफ़ी है। अच्छा, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक रिपोलराइजेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है, टोर्सेडिस दी पॉइंटीज, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, ये आपके पास जो डिजीज़ है, सिंड्रोम जो है, इसका आपको पता होना चाहिए। ऑस्मी आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि ये क्या है। और क्या कहते हैं, ये जो ट्रीटमेंट आपको दी हुई है इधर, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोक्सिस्मल ट्रैकिकार्डिया का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक हो गया। सर्कस मूवमेंट जो है, उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि सर्कस मूवमेंट क्या होती है। जो ECG पे ग्राफ आता है प्रोक्सिमल ट्रैकिकार्डिया का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब 2 तरह के प्रोक्सिस्मल ट्रैकिकार्डिया होते हैं, एक होते हैं एट्रियल और एक होता है वेंट्रिकुलर। आपको फ़र्क पता होना चाहिए, एट्रियल में क्या होता है और वेंट्रिकुलर में क्या पता होता है, जी हो गया। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन और फ्लटर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, फिब्रिलेशन और फ्लटर में आपके पास क्या क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिनोमेना ऑफ री एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कस मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक हो गया। ये आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह कर लेना है, ठीक हो गया। ये जो चेन रिएक्शन है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह करोगे, और उसके बाद जो चेन रिएक्शन है, इसको आपको इतना खास करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आपको पता होना चाहिए कि ECG कैसी होती है, ECG बिजार होती है, ठीक है। अब बस रिपीटेटिव जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पैटर्न, वो नहीं होता वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, उल्टा सीधा मतलब एक अजीब सा आपके पास पैटर्न बन जाता है, ठीक हो गया। अब आपसे पूछ लेते हैं वाइवा में कि फिब्रिलेशन लीथल क्यों है, आपको फ़ौरन इसको क्यों स्टॉप करना चाहिए। लीथल इसलिए बिकॉज नो पंपिंग ऑफ द ब्लड ऑकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दिस स्टेज इज लीथल अनलेस स्टॉप बाय सम हीरोइक थेरेपी सच एज इमीडिएट इलेक्ट्रोशॉक थ्रू द हार्ट।
सही होगा। इसमें आपके पास कोई पंपिंग नहीं हो रही होती ब्लड की, इसलिए ये लीथल होता है और इसमें डेथ हो जाती है, इसलिए आपको फ़ौरन इसको रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएट इलेक्ट्रोशॉक आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रोशॉक डिफिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये आपके पास ट्रीटमेंट है। सही हो गया। हैंड पंपिंग ऑफ द हार्ट, ये आपको बस पता होना चाहिए। सीपीआर जो है होती क्या है, ठीक है। सीपीआर में आपके पास क्या है पता होना चाहिए। एट्रियल ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बस इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। एट्रियल फिब्रिलेशन इंपॉर्टेंट वंस अगेन। ईसीजी में आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन कैसे आती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कार्डिक अरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिक अरेस्ट की वजह से क्या क्या हो जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर को एक दफ़ा हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। आपको मैंने बता दिया ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ में किस तरह ये आते हैं ये पता होना चाहिए। साइनो एट्रियल ब्लॉक और जो आपके पास एवी ब्लॉक्स हो जाते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के, इन तीनों में आपको सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री जो है ये आपको तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए। स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का बस आपको पता होना चाहिए है क्या, और इसकी कॉजेज़ का पता होना चाहिए। इसको ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं करना। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस की भी सिर्फ अपने डेफिनेशन करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो है और इसकी वजह से जो आपके पास टॉर्सिडी पॉइंटिस हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। सही हो गया। यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया था सर्किस मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये सारी चीज़ें, और आपके पास क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट। ओवरऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छी तरह करो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये था आपका हमारा आज का काम। इस तरह हमारे 5 चैप्टर्स जो हैं हार्ट के वो कवर हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लो। अल्लाह हाफिज़।